दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बनकर आया है एआई। एआई जिसका इस्तेमाल हर बड़े लेवल पर होना शुरू हो चुका है। दावोस सम्मेलन में आखिर क्या हुआ कि आईएमएफ के चीफ से उलझ गए भारत के मंत्री। इस वीडियो में देखिए, चूंकि आईएमएफ की चीफ ये कहना चाह रही थी कि भारत चाइना और अमेरिका से पीछे है, लेकिन अश्वनी वैष्णव ने ये बताया कि नहीं, भारत पीछे नहीं है बल्कि भारत उनके आसपास ही है। एक बड़ी अच्छी स्पीच इन्होंने दी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था एआई में एक बड़ा खिलाड़ी, लेकिन फिर भी जैसा कि क्रिस्टालिना कह रही हैं, क्या भारत दूसरे समूह में आता है? क्या भारत को अमेरिका या चीन के साथ अपने रुख और गठजोड़ के बारे में सोचना पड़ता है, या फिर एक देश के रूप में भारत कितना हद तक अपना रास्ता खुद तय कर सकता है, इस बात से अलग कि अमेरिका और चीन क्या कर रहे हैं? असल में भारत साफ तौर पर पहले समूह में है और इसकी वजह साफ है। एआई आर्किटेक्चर की 5 परतें होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर। हम इन 5 पर काम कर रहे हैं और 5 में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पर हम शायद दुनिया के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। किसी एंटरप्राइज के पास जाइए, उसके बिजनेस को समझिए, उसके काम करने के तरीके को समझिए और फिर एआई एप्लीकेशंस के जरिए उसे समाधान दीजिए। यही एआई की असली सफलता है, क्योंकि यहीं से आरओआई आता है। आरओआई बहुत बड़े मॉडल बनाने से नहीं आता। 95% काम ऐसे मॉडलों से हो सकता है जिनमें 20 बिलियन या 50 बिलियन पैरामीटर्स हों। हम ऐसे कई मॉडलों का एक पूरा समूह बना रहे हैं। दरअसल हमारे पास ऐसे मॉडल पहले से मौजूद हैं जो कई सेक्टर्स में तैनात किए जा चुके हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए। हमारा पूरा फोकस इस पर है कि एआई का फैलाव बड़े पैमाने पर हो। मुझे नहीं पता आईएमएफ का मापदंड क्या रहा है, लेकिन स्टैनफोर्ड भारत को एआई में तीसरे स्थान पर रखता है। एआई अपनाने में, एआई की तैयारी में और एआई टैलेंट में। और एआई टैलेंट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत को दूसरे समूह में रखना सही है। भारत असल में पहले समूह में है। हालांकि आपको बता दूं, हो सकता है कि भारत आसपास हो, लेकिन जब तक कुछ बड़ा कंक्रीट दिखता नहीं है तब तक दुनिया नहीं मानेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर भारत चुपके भी अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है तो ये हर सेक्टर में भारत को मदद देगा। खास करके आने वाला समय कैसा रहेगा कहना मुश्किल है। ज्यादातर यही माना जा रहा है कि आने वाला समय युद्ध से भरा रहने वाला है। लड़ाई, युद्ध, ये अब आने वाले समय का एक खास पार्ट बनने वाले हैं। खास तौर पर भारत की बात करें तो भारत के आसपास में उथल पुथल मचा रहेगा। मिडिल ईस्ट में तो उथल पुथल मचा हुआ है ही, यूरोप में भी मचा हुआ है ही। अभी एक हिंद महासागर और एशिया का इलाका है जो थोड़ा शांत है, किसी युद्ध में नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी उथल पुथल मचेगी, जैसे कि अभी ईरान में मच रहा है। ईरान को लेकर कई कमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं। ये जो देश देख रहे हैं ईरान, क्या यहाँ मामला खत्म हो गया है? अचानक से ईरान को नक्शे से मिटाने की बात क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो वहीं ईरान भी बदले में आग लगाने की बात कर रहा है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ा है इजराइल। इजराइल ने क्यों कहा हम वो हाल करेंगे जैसा किसी ने देखा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच ईरान भारत की दोस्ती की दुहाई क्यों दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ईरान का मामला पूरी तरीके से थमा नहीं है। एक तो देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शनकारियों को कुछ अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया ईरान ने, लेकिन इसमें बड़ी बेरहमी का इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए और मारे जाने के बाद भी क्या यहाँ पर आगे शांति स्थापित रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले कहा हो कि हम मदद भेज रहे हैं, लेकिन मदद नाम से कुछ भी आया नहीं। लेकिन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ये ईरान की तरफ मोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है 2-3 दिन में ये ईरान के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। धमकियों का एक दौर सा शुरू हो गया
गया है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान उन्हें मारने की कोशिश करता है तो ईरान का वजूद नहीं बचेगा। ट्रंप एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं, अगर कुछ भी होता है तो वे उन्हें इस धरती से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पहले के बयानों का विस्तार ही है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उन पर हमला होता है तो ईरान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ट्रंप की ताजा टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर है। वैसे ये क्यों कहा गया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। ईरान की सेना के प्रवक्ता जनरल अबोल फजर शेखरजी ने कहा था कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की तरफ कोई हमलावर हाथ बढ़ाया तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे। ट्रंप ने अपनी बातचीत में खामनेई को एक बीमार आदमी बताया था और कहा था कि ईरान में अब नए नेतृत्व को ढूंढने का समय आ गया है। वैसे आपको बता, ट्रंप को लेकर भी ईरान के सैन्य अधिकारी ने ये कहा था कि अगली बार गोली कान को छूकर नहीं निकलेगी, जो एक तरीके से धमकी दी कि ट्रंप के ऊपर किसी तरह का हमला हो सकता है अगर वो ईरान पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को अभी भी सोच रहे हैं कि आखिरकार हमला क्यों नहीं किया अमेरिका ने। अब इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शायद इजराइल के पास उतने मिसाइल्स नहीं बचे हैं, उतने रॉकेट्स नहीं बचे हैं काउंटर करने के लिए। चूंकि ईरान के साथ अगर लड़ाई होती है तो ईरान के तरफ से हजारों मिसाइलें और रॉकेट्स फिर पुराने तरीके से इजराइल की तरफ दौड़ने शुरू होंगे और उन्हें रोकने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में रॉकेट और मिसाइलों का होना जरूरी है। खैर, इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से भी एक धमकी आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को खतरनाक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे अभूतपूर्व ताकत के हमले का सामना करना पड़ेगा। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हम बहुत करीब से नजर रख रहे हैं और ईरान में आगे क्या होगा वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर ईरान एक गलती करता है तो हम ऐसी ताकत से कार्रवाई करेंगे जिसका उसने अभी तक अनुभव नहीं किया होगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो ईरान पर करीबी से नजर रख रहे हैं, चेतावनी देते हुए कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। इसका मतलब है कि किसी भी संघर्ष में तेहरान के लिए इसके ऐसे नतीजे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो हो सकता है ये लड़ाई फिर एक खतरनाक मोड़ ले ले, न्यूक्लियर मोड़ ले ले। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पहले ही रेड लाइन दे रखा है और ईरान की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन बढ़ चुका है। अब ये माहौल है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। अब उसी बीच क्या देखने को मिल रहा है कि भारत के लिए एक टेंशन है, और वो टेंशन क्या है, चाबहार पोर्ट को लेकर आगे क्या होगा और क्या अप्रैल तक जो छूट मिली है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 26 अप्रैल को ये छूट खत्म हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका छूट को नहीं बढ़ाता है तो भारतीय निवेश के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि चाबहार पोर्ट में अमेरिका से बातचीत कर रहा है, पर इसी बीच ईरान की तरफ से भी एक बयान आया है। ईरान के एक प्रमुख हाई लेवल के अधिकारी का कहना है कि भारत के साथ हमारे संबंध अटूट हैं और ईरान और भारत के रिश्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य हैं सलार वेलातमार। इन्होंने चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान के रिश्तों में एक अहम आधार बताया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हालत अच्छी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की हरकतें कतई भी गरिमापूर्ण नहीं है। उन्होंने हर देश में उथल पुथल मचा कर रखी हुई है। वे देश अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। हमारे मित्र देश भारत के महान लोग भी इसमें शामिल हैं। ईरान और भारत के बीच में मजबूत संबंध तो रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, इसके बाद संबंध वैसे बने रहेंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।